को ये पिक्चर के बारे में पता है? मुझे तो है। हम वैसे तो ये पिक्चर पुराना है, इस वजह से ये साफ नहीं है, लेकिन हम अभी भी इसको समझ सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, बट वीडियो देखकर जवाब देना कि क्लियर है या नहीं। Hello friends, today we will discuss about the rise of nationalism in Europe. तो शुरू करें हम अपनी कहानी। उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें हमारे वीडियो को, और और आपको डाउनलोड्स कर लो, और जो भी आपको करना है पॉजिटिव थिंग्स कर लो। ओके, तो मैं आज क्या कहने जा रहा हूँ कि आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एपिसोड नंबर 1। तो इस एपिसोड नंबर 1 में हम कवर करेंगे कुछ जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के उस पे जो इंट्रो टॉपिक उसका कवर करेंगे, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, ये हम एनसीईआरटी से चल रहे हैं दोस्तों, समझ गए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद तो उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा 2 होगा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हम एक्चुअली अगले एपिसोड में कवर करेंगे। यानी कि आज हम टिल टॉपिक 1 तक कवर कर लेंगे। तो जो आज हम कवर करने वाले हैं, तो उस पर बिना लेट किए आज चलिए शुरुआत करते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, कहानी गौर से सुनना। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक सोरिया। ओके, फ्रेडरिक सोरिया। तो ये जो था, ये फ्रेंच आर्टिस्ट, इसने 1848 में एक ड्रीम कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाया अपने 4 पेंटिंग के माध्यम से या मीडियम से। उसे वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कहता था। तो देखते हैं कि क्या है वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। देखिए, ये रहा हमारा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की पेंटिंग। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, ये पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि यूरोप और अमेरिका से लोग, वो भी हर एजेस के, लंबे लाइन में अपने अपने फ्लैग को पकड़कर चलते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रदान करते हुए निकल रहे थे। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनको कहता हो, चल निकल। ओके, तो ऐसे ही वो निकल रहे थे। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों से कि तुम लोगों में 9th का पहला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ओके, तो आशा है, मैंने क्या बोला, आशा है। ओके, पढ़ा ही होगा, लेकिन वो भी निकल गया होगा दिमाग से तुम लोगों के, आशा करता हूँ होगा माइंड में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी
वहाँ के लोग वुमेन फिगर को ही लिबर्टी का सिंबल मानते थे। उसी तरह से हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी, ये वुमेन फिगर है, इसको भी हम लिबर्टी का सिंबल मानते हैं। ओके, जो आग जला हुआ टॉर्च पकड़कर सिंबलाइज्ड थी। एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो एक लेडीज़ को ऐसे ब्लू कलर का क्लॉथ मतलब पहने, आप लोगों ने कोई लेडीज़ फिगर देखा होगा जो मतलब एक्चुअली जो आग जला हुआ टॉर्च पकड़ के सिंबलाइज्ड थी। ओके ओके, तो ये देखिए, अगर तुम इस पिक्चर के फ्रंट पे देखोगे, वहाँ तुम्हें बहुत सारे क्रोन टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे। डैट मीन्स मोनार्की का अंत। तो सौर्या का विज़न ये था कि पूरे दुनिया के लोग अपने अपने कंट्री या डेस्टिनेशन में विभाजित हैं, जो अपने फ्लैग और ड्रेसेस से पहचाने जा सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फ्रंट में है। फ्रांस जो अपने रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे पहुंच रहा है या जस्ट पहुंचा है। और जो ब्लैक रेड गोल्डन कलर में है वो जर्मनी है। हालांकि ये फ्लैग स्ट्रेंज है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा जर्मनी तब तक यूनाइटेड नहीं था, तो सौर्या ने एक इमेजिनरी फ्लैग बनाया जो लिबर्टी होप का प्रतीक था उस समय। अपने पेंटिंग में उसने दिखाया कि आसमान में जीसस और बहुत सारे एंजल्स उनको यानी जीसस को घेरे हुए इस मूवमेंट को आशीष प्रदान कर रहे थे। जहां फ्रेंच, अमेरिकन और स्विस पीपल फ्रंट में है स्टैचू के। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया उसके बाद है, जहां जीसस एंजल्स के साथ फ्रैटर्निटी का सिंबल डिपिक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं जरा फ्लैशबैक में। ओके, लेट्स गो टू फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक में हम जब चलते हैं तो हम एक टॉपिक फाइंड आउट करते हैं। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक 1 है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। चलिए हेडिंग लगा देते हैं फटाफट से। Evolution and the idea of nation। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमारे फ्यूचर रिवॉल्यूशन को एक नया शेप दिया और प्रेजेंट किया कंसेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। ये सोचा गया कि नेशनलिज्म सबसे पहली बार वही रिवॉल्यूशन में था। 18th सेंचुरी के पहले फ्रेंच स्टेट वो मोनार्क थे, वो बर्बन डायनेस्टी जिनके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस किया था। वो बर्बन डायनेस्टी थे और उसका लास्ट शासक लुइस 16। ओके, तो लुइस 16 नाम मतलब देखिए कि आप समझ गए होंगे। जो सबसे पहला राजा होगा उसका नाम था लुइस, दूसरे का नाम था लुइस 2, तीसरे का नाम था लुइस 3, लुइस 4, लुइस 5, लुइस 6, लुइस 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टिल 16। ओके, तो उसका लास्ट शासक लुइस 16 था। उसने अपर क्लास और चर्चेस वालों को लाइक नॉबल्स एंड क्लर्जीज को, ये जो थे ये अपर क्लास थे, फर्स्ट स्टेट्स वाले थे, ये थे सेकेंड स्टेट्स वाले। तो ये जो है ये दोनों अपर क्लासेस को
इकोनॉमिकल और सोशल पावर दिए थे, मतलब ये इनको इकोनॉमिकल और सोशल पावर मिले थे। बहुत पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करता रहा अपने लोगों यानी फ्रेंच लोगों की आइडेंटिटी। तो क्या आइडेंटिटी? तो द फादरलैंड, फादरलैंड दैट इज ला पार्टे, और द सिटीजन्स, या ये द स्पेसिफिक नहीं होगा, सिटीजन्स डायरेक्ट होंगे, या ले साइटोयन। ओके, ये सब इक्वलिटी दर्शाते हैं ये दोनों शब्द। और फिर फ्रांस का फ्लैग बदला गया था, वो था ट्राई कलर। वो ट्राई कलर कैसा था ये देखिए, देख लिया, अच्छी बात है। तो उसके बाद स्टेट जनरल को एक्टिव सिटीजन ने चुना और बहुत सारे कस्में ऊंच शपथें खाई गई। यानी कि जो थर्ड स्टेट था उसने उसका जो मतलब जो फर्स्ट सेकंड स्टेट्स को साइड कर दो, जो थर्ड स्टेट था उसमें कौन कौन से थे? नॉर्म कॉमन पीपल्स थे। तो कॉमन पीपल्स जो थे यहाँ पे थर्ड स्टेट में, तो इन्होंने जो है एक्टिव सिटीजन्स किसको कहा जाता है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था 25+ मेल होने चाहिए। ओके, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता है। उस टाइम फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं थी, इसीलिए हम मेल की बात कर रहे हैं। तो वो जो है ये एक्टिव थे, एक्टिव सिटीजन्स। फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स मतलब जिनको वोट करने का अधिकार हो, और जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। ओके, तो ये जो मतलब कॉमन पीपल में जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने एक साथ मतलब चुनाव कराया और उन्होंने अपने स्टेट जनरल को चुना। सॉरी, ESTAT, स्टेट जनरल। इन्होंने अपने स्टेट जनरल को चुना और बहुत सारी कस्में, ओथ्स और शपथें खाई गई। कस्में, ओथ्स मतलब एक्चुअली ओथ्स बोल दो। ओथ्स किस लिए खाई गई? क्योंकि एक्चुअली ओथ से सबके अंदर यूनिटनेस की भावना पैदा करने की थी। और फिर मोनार्क को, और इन्होंने अपना नाम, जो थर्ड स्टेट वाले जो थे, फिर उन्होंने अपना नाम क्या रखा पता है तुमको? उन्होंने अपना नाम रखा नेशनल असेंबली। दोस्तों कोई भी टॉपिक पूछनी हो जस्ट पूछ देना। ओके, तो स्टेट जनरल थे उनके, थर्ड स्टेट वालों के। तो फिर उन्होंने जैसे स्टेट जनरल को सेलेक्ट करके अपने सारे ग्रुप के लोगों को बोला कि नहीं ये स्टेट नेशनल असेंबली है, तो वो नेशनल असेंबली बन गया। और फिर मोनार्क को भी लोगों और नेशनल असेंबली के सामने झुकना पड़ गया। ओके, इसका मतलब मोनार्क की पावर अब नेशनल असेंबली से रेगुलेट होंगी। ओके, अब बात करते हैं एक और डेट की, जो है हमारा 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 को मतलब उसके रात नाइट नेशनल असेंबली ने टैक्सेशन, ड्यूटी और ड्यूज इन फेडरल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया या पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्लर्जीज को फोर्स किया गया कि सारे प्रिविलेजेस रिलीज कर दे। ओके, सारे चर्चेस के ज़मीन, मतलब जो चर्चेस की जो मतलब अंडर में आने वाली खाली ज़मीनें थी
बेयर लैंड्स थी, और जो ये चर्चेस की थी, चर्च की जो ज़मीन थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ओके, समझ में आया? और उनकी सारी प्रिविलेजेस छीन ली थी, ज़मीन और टैक्सेस भी हटा दिए गए थे। जो पावर सिंगल हैंड में था पहले, उसको अब सेंट्रलाइज कर दिया गया था। एक्चुअली फ्रांस यूरोपियन पीपल को यूनाइट एज नेशन करने में मदद कर रहा था। फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब आई। तो दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है, जैकोबिन क्लब का ओरिजिनेट, मतलब वो नाम जैकोबिन कहाँ से आया था? ओके, ये जैकोबिन कहाँ से आया था नाम बताएंगे टॉपिक के लास्ट में। ओके, फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब आई। उनका एक्टिविटीज़ जो था, उनका कैंपेन्स जो था, मतलब वो जो है धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे रास्ता धीरे धीरे बनता गया। मतलब ये समझ लो ना। उसके बाद जो जैकोबिन क्लब आई थी, उनके एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स जो थे, एक रास्ता धीरे धीरे बनाया था वहाँ की आर्मी के लिए। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली की ओर 1990s में जाने की में जैसे ही रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट, उसके बाद मतलब उन्होंने जो है, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, ये तीनों जगह पर फ्रांस ने अपनी आर्मी पहुंचा रखी थी। मतलब जैकोबिन क्लब के कारण ही धीरे धीरे वो आर्मी का रास्ता बना था इन तीनों जगह के लिए। तो इन तीनों जगह के लिए जो रास्ता बना था, तो उसके बाद 1790s में जैसे ही रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट हुआ, इन तीनों जगहों पर हमारी, मतलब सॉरी, फ्रांस की जो आर्मी है, उन्होंने इन देशों में पूरे फ्रेंच देशभक्ति फैलाने लग गई थी। फ्रेंच देशभक्ति मतलब तो समझ ही रहे होगे। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आ गया। तो नेपोलियन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों। सबसे क्या बोलते उसको, दिमाग वाला राजा था वो। तो नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे ये शासक बने अब नए और पावरफुल फ्रांस के। उन्होंने फिर से मोनार्की स्टैब्लिश की। इस आदमी ने फ्रांस के वीक होने का फ़ायदा उठाया। उसने बहुत सारे फैसले लिए, जैसे सिविल कोड बनाया जिसको हम 1804 में बनाया था इसने। ओके, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। नेपोलियनिक कोड। ओके, तो इसने जो है, नेपोलियन बोनापार्टे ने कुल 16 साल राज किया था। ओके, 1822 तक। उसके बाद सिविल कोड उसने जो बना दिया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड प्यार से कहते हैं। ये कोड कुछ इस प्रकार है। देखिए इस कोड में क्या क्या थी। इस कोड में टोटल 8 पॉइंट्स थी, और उन 8 पॉइंट्स को आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट लिख देना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर करके एक एक पॉइंट लिख देना। ओके, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या था। ऑल द प्रिविलेजेस जो अधिकार जन्म से ही था उसको समाप्त कर दिया। ओके, मतलब जो अधिकार जन्म से था उसको हम नेपोलियनिक कोड में समाप्त कर दिया। अंग्रेजी में बोले तो
all the privileges based on birth were done away with. ओके दूसरा था कि सब कानून यानी लॉ के सामने एक से ट्रीट होने चाहिए. ओके ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ. तीसरा था कि प्रॉपर्टी का अधिकार को सुरक्षित बनाया उसने, राइट टू प्रॉपर्टी. फोर्थ था उसका कोड हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में समानतम रूप से लागू किया गया. पांचवा था फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया गया और किसानों को जागीरदारों के शुल्कों से मुक्ति दिलाई. सिक्स था गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, यानी सब फ्रीली ट्रेड या क्राफ्टिंग कर सकते थे. सातवां था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया और सुधारा गया. आठवां था कॉमन नेशनल करेंसी जो वहाँ की फ्रांस की थी, एंड और स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट्स जो थे उसको पूरे देश में स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट को लागू किया. तो उसके बाद नेपोलियन के फॉलोअर एकदम से बढ़ से गए थे. उसके बाद सब नेपोलियन को हीरो मान रहे थे. ओके तो उसके बाद मतलब जो है उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे कि इंस्टाग्राम पे उसने इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया था. चलो दोस्तों मजाक कर रहा था. लोग नेपोलियन को लाइक करने लगे थे, उसको ईश्वर का फरिश्ता समझ रहे थे. लेकिन नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. वो कौन से ड्रॉबैक्स थे ये देख लीजिए. ओके कुछ ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन के अपने, मतलब अगर आप ये कोड फॉलो करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा. तो क्या थे वो ड्रॉबैक्स, चलिए देखते हैं. भाई ये है ना, देखो इसको भी देख ही लो एक बार, इस पर भी टेंशन देख लो. रोज मतलब ये बहुत बार इसको धुलाई होती है तब भी इसकी गंदगी और इसमें मार्कर का कलर लग ही जाता है. हटाओ यार. तो उसके बाद क्या हुआ, उसको मतलब उससे कुछ ड्रॉबैक्स थे. तो कुछ क्या ड्रॉबैक्स थे वो चलिए पढ़ लेते हैं. एक तो था कि टैक्स बढ़ा दिया वॉर के बजट को मीट करने के लिए. ओके मतलब जो टैक्स को जो है उन्होंने नेपोलियन चचा ने बढ़ा दिया था ताकि उसको वॉर में वो मतलब वॉर बजट को झेल सके. दूसरा सेंसरशिप आ गया था. ओके सेंसरशिप क्या था, जो था कि अगर नेपोलियन के खिलाफ अगर कोई अपने अखबार में छापते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं तो वो बैन हो जाएंगे और उन्हें ठोक दिया जाएगा. तो तीसरी थी कि उन्होंने लोगों को फोर्स किया फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए. मतलब जो आदमी घर में सो भी रहा है उसको भी इन्होंने उठा के बोला कि जाओ लड़ो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन, क्योंकि इनको वॉरें जीतने में इंटरेस्ट थी. चौथा था कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नेंस को प्रमोट करना, यानी कि निजीकरण को हटा दिया गया था, सब गवर्नमेंटल संस्था होंगी. तो ये तो थे उसके ड्रॉबैक्स. अब जानते हैं नेपोलियन की सपना क्या था. ओके नेपोलियन का सपना. तो नेपोलियन का ड्रीम था उसका जो ड्रीम था वो बहुत चौंकाने वाला था.
उसका ड्रीम एक ही था दोस्तों, यूरोप, मतलब यूरोप पे कब्जा करना। यही उसका सबसे बड़ा ड्रीम था, जिसको वो जिसको वो पूरे ये ड्रीम को वो प्राप्त करने के लिए क्या क्या उसने पापड़ बेली टैक्स बढ़ाए, सेंसरशिप लगाई, फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स की और प्राइवेट संस्था को निजीकरण किया। अब हमारा तो एपिसोड ख़त्म हो गया 1। अब बात करते हैं कि हम मतलब कुछ, अब चलो तो कुछ सेकेंड टॉपिक के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, बस कुछ। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप कुछ तो क्या क्या थी कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी यूरोप में, क्योंकि कोई कॉमन आइडेंटिटी या कल्चर नहीं थी, इस वजह से लोग डाइवर्स थे। अंग्रेजी में बोले तो नो नेशन स्टेट वेयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। लोग जो डिफरेंट एरिया में थे, डिफरेंट एजेस के थे, वो लोग डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर को फॉलो करते थे, इस वजह से डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज डिफरेंट बोली जाती थी और बहुत कुछ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ओके बाय।